हेलो स्टूडेंट्स, अभी तक C++ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में हमने पढ़ा है C++ का इंट्रोडक्टिव पार्ट, जिसमें हमने पढ़ा था बेसिक सिंटैक्स C++ प्रोग्राम का। उसके बाद हमने बेसिक इनपुट आउटपुट पढ़ा था, फिर हमने ऑपरेटर्स पढ़े। ऑपरेटर्स पढ़ते हुए हमने पढ़ा था हमारे कंडीशनल स्टेटमेंट्स, लूप्स। उसके बाद हमने पॉइंटर्स पढ़े, एरेज पढ़े। अब हम यहाँ पर एक नया टॉपिक स्टार्ट करने वाले हैं जो कि है फंक्शंस इन C++। सबसे पहला सवाल हमारा इस टॉपिक से रिलेटेड यही रहेगा कि आखिर फंक्शन होता क्या है। फंक्शन इज बेसिकली अ ब्लॉक ऑफ कोड, इट ओनली रन्स व्हेन इट इज कॉल्ड। ये एक तरीके का स्टेटमेंट्स का, बहुत सारे स्टेटमेंट्स का एक ब्लॉक होता है जो तभी एग्जीक्यूट होता है जब उसे कॉल करा जाए। इसकी हम एक और डेफिनेशन बोल सकते हैं कि फंक्शन इज अ ब्लॉक ऑफ कोड विच परफॉर्म्स अ स्पेसिफिक टास्क व्हेन ओनली इट इज कॉल्ड। ये एक कोड होता है, ब्लॉक ऑफ कोड होता है जो एक स्पेसिफिक टास्क परफॉर्म करता है, और ये तभी परफॉर्म करता है जब हम उसे कॉल करते हैं। तो ये बेसिक डेफिनेशन हुई फंक्शन की। हमारे पास अगर एग्जाम्पल के तौर पे हम समझें तो अगर मुझे दो नंबर के एडिशन का प्रोग्राम बनाना है तो उसके लिए मैं कुछ इस प्रकार से मेन फंक्शन के अंदर दो वेरिएबल्स बनाऊंगी उन दोनों नंबर्स के लिए, और उनके रिजल्ट को सेव करने के लिए रिजल्ट वेरिएबल बनाऊंगी। इसके बाद मैं यहाँ पर a की वैल्यू फॉर एग्जांपल 10 दे देते हैं और b की वैल्यू हम दे रहे हैं 20। सो रिजल्ट इक्वल टू a प्लस b, और हम यहाँ पर रिजल्ट को प्रिंट करा रहे हैं। तो हम ऐसे लिख देते हैं सम इक्वल्स टू रिजल्ट। तो हमारा ये एक प्रोग्राम होगा एडिशन के लिए दो नंबर्स का। अब हमारे पास यहाँ पर इनपुट है 10 एंड 20। फॉर एग्जाम्पल हमने अगर यूजर से भी लिया होता सी इनका उपयोग करके तो भी हम यूजर से वैल्यू लेते, लेकिन अगर फॉर एग्जाम्पल मुझे दूसरे इनपुट्स के लिए ये प्रोग्राम रन करना है तो उसके लिए मुझे इन इनपुट्स को ही चेंज करना पड़ेगा, पूरा कोड फिर से लिखना पड़ेगा अगर सिस्टमैटिकली काम करें तो अपन दूसरे प्रोग्राम के लिए। फिर उसके बाद 10 और 20 के अलावा मैं किसी और इनपुट्स के लिए करना चाहती हूँ तो क्या होगा, यहाँ पर हमारा जो कोड है ये बार बार हमें एग्जीक्यूट करना पड़ रहा है। क्यों? और उसके साथ में हमें इन सभी वेरिएबल्स को बार बार बुलाना पड़ रहा है। क्यों और करना पड़ रहा है? क्योंकि हम नए इनपुट्स के साथ में कर रहे हैं। तो हम इस तरीके से कर सकते हैं कि हम जो पार्ट हमारा एक स्पेसिफिक टास्क परफॉर्म कर रहा है उसे हम अलग बना दें और उस पर्टिकुलर फंक्शन को हम कॉल करें जब भी हमें उस पर्टिकुलर टास्क को परफॉर्म करवाना है। अब फॉर एग्जांपल मान लीजिए अभी तो सिर्फ इतना छोटा सा एडिशन का प्रोग्राम था, मुझे इसमें करना है सब्सट्रैक्शन भी, मुझे इसमें करना है डिवीजन भी, मुझे करना है मल्टीप्लिकेशन भी। तो उस केस में मुझे सारा कोड बार बार फिर से लिखना पड़ता है, ये कोड। तो मैं क्या कर सकती हूँ, मैं फंक्शंस बना सकती हूँ। एक फंक्शन बना दूंगी ऐड फंक्शन, एक फंक्शन बना दूंगी सब्सट्रैक्ट फंक्शन, एक बना दूंगी मल्टीप्लाई फंक्शन, और एक फंक्शन बना दूंगी डिवाइड फंक्शन। तो उसके थ्रू मेरा जो काम है वो बढ़ जाएगा और मैं उन फंक्शंस को, उन कोड्स को कंप्लीट करके जब भी मुझे डिवाइड करना है तो मैं सिर्फ डिवाइड फंक्शन को ही कॉल करूंगी। तो ये हमारा बेसिक कंसेप्ट होता है फंक्शंस का। इसमें हमें देखना है कि हमारे फंक्शंस का प्रोटोटाइप डिक्लेरेशन हम किस तरीके से करते हैं। फंक्शन के डिक्लेरेशन का मतलब क्या होता है पहले हमें ये जानना होगा। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर मैं एक इसी काम को, जो मैंने यहाँ पर मेन फंक्शन में लिखा है, इसी काम को मैं एक फंक्शन बना देती हूँ ऐड नाम का, उसमें लिखती हूँ। तो यहाँ पर मैंने बना दिया एक ऐड फंक्शन, और इस ऐड फंक्शन में मैंने बनाए हैं ए बी और रिजल्ट, और मैंने यहां पर प्रिंट कराया है रिजल्ट की वैल्यू सी आउट रिजल्ट। तो ये हमारा एक फंक्शन बन गया।
और मैं यहाँ पर सिर्फ इस फंक्शन को कॉल कर दूंगी मेन फंक्शन में, और इतना सब कुछ मेन फंक्शन में लिखने की जरूरत मुझे नहीं होगी। तो इसका मतलब ये होगा कि ये कोड एग्जीक्यूट तभी होगा जब मैं इसे यहाँ पर कॉल करूंगी। अगर इसकी जरूरत नहीं है तो मैं कॉल ही नहीं करूंगी। बट अगर ये पूरा ही कोड मेन फंक्शन में लिखा होता तो अगर उसकी जरूरत हो या ना हो मुझे उस कोड को कंपाइल करना पड़ता, एग्जीक्यूट करना पड़ता। तो फंक्शन डिक्लेरेशन का मतलब क्या होता है कि हम यहाँ पर मेन फंक्शन से पहले यहाँ पर डिक्लेयर कर रहे हैं, बता रहे हैं कि हम एक फंक्शन यूज करने वाले हैं आने वाले प्रोग्राम में आगे के। तो वो डिक्लेरेशन किस तरीके से करते हैं, सिंटेक्स किस तरीके से होता है। हमारे पास सिंटेक्स में सबसे पहले हम लिखते हैं रिटर्न टाइप, फिर लिखते हैं फंक्शन का नाम, उसके बाद पैरेंथेसिस के अंदर हम लिखते हैं पहला पैरामीटर, पहला पैरामीटर का हम टाइप भी लिखेंगे, फिर उसके बाद दूसरा पैरामीटर, और इस प्रकार आप n नंबर ऑफ पैरामीटर्स यहां पर डिक्लेयर कर सकते हैं। उसके बाद डिक्लेरेशन में हम यूज करते हैं सेमीकोलन का। हमने सिर्फ अभी कंपाइलर को डिक्लेयर करा है कि हम आने वाले प्रोग्राम में हमारा एक फंक्शन डिफाइन करने वाले। अभी हमने डिफाइन नहीं करा है, हमने अभी उसका मतलब नहीं समझा है, हमने सिर्फ उसका डिक्लेरेशन करा है। तो अगर मैं इस पर्टिकुलर फंक्शन का डिक्लेरेशन करती हूँ तो हमारा जो रिटर्न टाइप होगा दैट मीन्स ये फंक्शन क्या रिटर्न कर रहा है। अभी फिलहाल कुछ भी रिटर्न नहीं कर रहा है, तो इसलिए हमने void कीवर्ड का यूज करा है। void का मतलब ही होता है नथिंग। तो हम यहाँ पर यूज करेंगे void एड हमारे फंक्शन का नाम, और क्योंकि यहाँ पर कोई भी पैरामीटर्स का यूज नहीं किया है तो सिंपल पैरेंथेसिस करके मैसेज, या फिर जब भी हम किसी पैरामीटर का यूज नहीं करते हैं तो हम void वर्ड का भी, कीवर्ड का भी यूज कर सकते हैं। सो ये होता है हमारा बेसिक डिक्लेरेशन फंक्शन का, और इसी फंक्शन का डेफिनेशन हम इस प्रकार लिखते हैं। हमें यह ध्यान रखना जरूरी है कि हम अगर फंक्शन को कॉल कर रहे हैं तो उससे पहले उसका डिक्लेरेशन होना जरूरी है। अगर हम फंक्शन को कॉल कर रहे हैं और उससे पहले हमने डेफिनेशन लिख दी है, हमने मेन फंक्शन से पहले डेफिनेशन लिख दी है अगर फंक्शन की, तो शायद फिर डिक्लेरेशन अलाउड नहीं है। लेकिन इट्स अ गुड प्रैक्टिस कि आपको एडवाइस करा जाएगा कि आप डिक्लेरेशन जरूर करें। आप डेफिनेशन कहीं भी लिखें चाहे फंक्शन की, लेकिन अगर आप फंक्शन का डेफिनेशन मेन फंक्शन के बाद लिखते हैं और कॉल यहाँ कर रहे हैं और अगर आपने डिक्लेरेशन नहीं लिखा है तो उस केस में आपको एरर मिल जाएगी, कंपाइल टाइम एरर। तो ये होता है हमारा डिक्लेरेशन फंक्शन का, ये होता है हमारा डेफिनेशन। डेफिनेशन का सिंटेक्स भी इस प्रकार होगा, रिटर्न टाइप, फंक्शन नेम, और फिर यहां पर हम ब्रेसेस लगाते हैं और यहां पर इस तरीके से पैरेंथेसिस लगाते हैं। पैरेंथेसिस इस चीज का सबूत है कि ये एक फंक्शन है। सो यहां पर हम उसकी बॉडी लिखते हैं, फंक्शन की बॉडी ब्रेसेस के अंदर। फाइन। अगर आपने यहां पर सेमीकोलन लगा दिया तो वो इसको डिक्लेरेशन समझ लेगा और ये फिर फंक्शन का पार्ट नहीं होगा। सो ये है हमारे फंक्शन की डेफिनेशन, ये है हमारे फंक्शन का डिक्लेरेशन। सो हम एक प्रोग्राम बनाते हैं जिसके थ्रू हम फंक्शन का बेसिक वर्किंग समझ पाएंगे। हम यहाँ पर एक प्रोग्राम बनाएंगे जिसमें हम पता करने वाले हैं कि दो नंबर्स में से ग्रेटर नंबर किसका है। सो हमारे प्रोग्राम में सबसे पहले अब हम यहाँ पर हमारे जब हेडर फाइल्स को इंक्लूड कर लेंगे उसके बाद हम हमारे फंक्शन का डिक्लेरेशन करेंगे। सो यहाँ पर मैं जो बना रही हूँ फंक्शन वो है int max, जिसमें मैं कुछ यहाँ पर आर्ग्यूमेंट्स पास कर रही हूँ, पैरामीटर्स दे रही हूँ, फॉर्मल पैरामीटर्स बोलेंगे जिसे हम जब डिक्लेरेशन के टाइम पे पैरामीटर्स का यूज करते हैं, जब उन्हें बनाते हैं तो उन्हें हम कहते हैं फॉर्मल पैरामीटर्स। तो वो दो नंबर्स में इंटीजर टाइप के लिए ले रही हूँ वेरिएबल्स, एक x और एक y। ये हो गया हमारे फंक्शन का डिक्लेरेशन। इसके बाद मैं बना रही हूं एक मेन फंक्शन और उस मेन फंक्शन के अंदर हम यहां पर दो वेरिएबल्स बना रहे हैं इंटीजर टाइप के, int a एंड b, और यहां पर हम इन वेरिएबल्स की वैल्यूज यूजर से ले रहे हैं।
तो हमने यहाँ पर सी इन कराया ए एंड बी। यूजर से वैल्यू स्कैन करने के बाद सपोज करिए हमने 10 या 20 ही दिया था जो हमारा नॉर्मल चलता है, हमने यहाँ पर एक और वेरिएबल बनाया इंट एम, और अब इस एम के अंदर, इस एम वेरिएबल के अंदर हम सेव करेंगे इस पर्टिकुलर फंक्शन का जो भी रिटर्न वैल्यू आ रहा होगा। तो हम यहाँ पर फंक्शन को क्या करने वाले हैं, कॉल करने वाले हैं। तो कॉल करने के लिए हम इस प्रकार से फंक्शन का नाम लिखते हैं, और अगर कुछ यहाँ पर पैरामीटर्स पास होने हैं तो वो करते हैं, नहीं तो हम खाली हमारे जो पैरेंथेसिस है वो यूज करते हैं। तो यहाँ पर जो हमारे पास होंगे पैरामीटर्स वो हमारे होंगे एक्चुअल पैरामीटर्स ए एंड बी। तो कॉल करते टाइम जो हम यहाँ पे मेन फंक्शन के पैरामीटर्स, जो हम यहाँ पे वेरिएबल्स पास करते हैं वो कहलाते हैं एक्चुअल पैरामीटर्स, और जो हम यहाँ पर डिक्लेरेशन और डेफिनेशन अभी हम बनाएंगे वहां पर जब हम पैरामीटर्स को डिक्लेयर करते हैं, डिफाइन करते हैं, तो वो कहलाते हैं हमारे फॉर्मल पैरामीटर्स। तो यहाँ पर हमने मैक्स फंक्शन कॉल कर दिया। अब मैक्स फंक्शन कॉल करने के बाद हमें रिटर्न क्या करेगा कि इस ए और बी में से कौन सी वैल्यू हाईएस्ट है, और वो सेव हो जाएगी एम में। तो हम यहाँ पर सी आउट करा देते हैं एक, जिसमें हम लिख रहे हैं ग्रेटेस्ट नंबर इक्वल्स टू, और हम यहाँ पर एम को प्रिंट करा दे रहे हैं, और फिर हमारा रिटर्न 0। हर फंक्शन कुछ ना कुछ वैल्यू रिटर्न करता है, और वैल्यू यहाँ पर अगर हमने इंट मेन यूज करा है दैट मीन्स वो कोई एक इंटीजर वैल्यू रिटर्न कर रहा है। हम यहाँ पर मेन फंक्शन में कुछ भी रिटर्न नहीं करा रहे, इसलिए हम लिख देते हैं रिटर्न 0। अगर हमने वॉइड मेन यूज करा होता तो हमें रिटर्न 0 लिखने की जरूरत नहीं पड़ती। चलिए अब इस मैक्स फंक्शन को हम डिफाइन करते हैं। तो हम यहाँ पर मैं लिख रही हूं उसकी डेफिनेशन, इंट मैक्स इंट एक्स इंट वाई, ये हमारे दो पैरामीटर्स, फॉर्मल पैरामीटर्स बन गए। इस मैक्स फंक्शन के अंदर हम बेसिकली क्या कर रहे हैं, हम यहाँ पर चेक कर रहे हैं कि x और y की वैल्यूज में से कौन सी वैल्यू हाईएस्ट है। अब सवाल ये उठता है कि x और y के पास कौन सी वैल्यूज जा रही हैं जो हम यहाँ से पास कर रहे हैं मैक्स फंक्शन को कॉल करते टाइम। सो यहाँ पर अब हम चेक करेंगे इफ x is greater than y, so return x, else return y, और यहां पर हमारा प्रोग्राम खत्म हो गया। तो यहाँ पर हमने जो अभी कंट्रोल किस तरीके से चलेगा हमारे कंपाइलर का वो समझते हैं। सबसे पहले हमारी हेडर फाइल्स रीड करते हुए कंपाइलर यहाँ पर आएगा, उसे समझ आएगा कि एक मैक्स नाम का फंक्शन आगे कहीं यूज हुआ है जिसके 2 पैरामीटर्स हैं। तो ये हमारे फंक्शन का डिक्लेरेशन हो गया, और उस फंक्शन क्या रिटर्न करता है, वैल्यू एक इंटीजर टाइप की वैल्यू। फिर हम मेन फंक्शन में जाता है, कंपाइलर इसे रीड करता है, तो वो हमारे मेमोरी के अंदर 2 वेरिएबल्स बना देते हैं ए एंड बी, फाइन। फिर उसके बाद यहाँ पर आता है यूजर। अब हमने यूजर कंपाइलर, तो हमने यूजर से वैल्यूज इनपुट ली। फॉर एग्जांपल हम ले रहे हैं 10 एंड 20। फिर उसके बाद यहाँ पर हम कंपाइलर रीड करता है इंट एम, तो उसने एक और वेरिएबल बना दिया एम नाम का, और यहाँ पर हम इक्वल्स टू असाइनमेंट ऑपरेटर का यूज करके हम कॉल कर रहे हैं फंक्शन को। तो फंक्शन नेम लिखते हैं, पैरेंथेसिस में हम पास करते हैं यहाँ पर एक्चुअल पैरामीटर्स, हमारे आर्ग्यूमेंट्स, जहां पर हम a कॉमा बी, कॉमा ऑपरेटर का यूज करके a कॉमा बी का यूज कर रहे हैं, और यहाँ पर पास होती है कौन सी वैल्यू, जो a की है 10, और यहाँ पर पास होती है कौन सी वैल्यू, जो b की है 20। अब यहां से हमारा कंपाइलर चला जाता है इस डेफिनेशन पर। दैट मीन्स कंपाइलर अभी इसके बाद की 2 लाइन्स रीड नहीं करता है। यहाँ पर डेफिनेशन पे जाता है, उसे पता चलता है एक मैक्स नाम का फंक्शन है जिसके पास हमने बनाए हैं 1 और 2 वेरिएबल्स इंटीजर टाइप के। तो अब यहाँ पर बनेगी उन x और y की मेमोरी, क्योंकि जब फंक्शन क्रिएट हुआ है, डिफाइन हुआ है, तभी हमारे x और y की मेमोरी भी क्रिएट हुई है। फिर उसके बाद यहाँ पर जो हमारी वैल्यूज पास ऑन हुई है, x को 10 और y को 20। यहाँ पर चेक हुआ इफ x इज ग्रेटर देन y, अगर x की वैल्यू y से बड़ी है तो रिटर्न x,
तो यहाँ पे रिटर्न x का मतलब हो जाएगा यहां से कंट्रोल चला जाएगा वापस यहाँ पर, और यहाँ पर हम x की वैल्यू असाइन कर देंगे m में। लेकिन ऐसा कुछ है नहीं, अभी हमारी कंडीशन फॉल्स हो गई है, तो हम एल्स पार्ट पर जाएंगे। एल्स पार्ट पे लिखा है क्योंकि ऑफ कोर्स अगर x छोटा है y से तो y बड़ा होगा x से, तो यहाँ पे हमने लिख दिया रिटर्न y। दैट मीन्स अब y की वैल्यू रिटर्न होने वाली है यहाँ पर, जो कि असाइन हो जाएगी m में, जो कि है 20। जैसे ही ये फंक्शन का कंट्रोल से वापस कंपाइलर यहाँ आ जाएगा, ये दोनों वेरिएबल्स मेमोरी में से डिस्ट्रॉय हो जाएंगे। उसके बाद कंपाइलर रन करेगा रीड करेगा इस स्टेटमेंट को, और वो हमारे कंसोल पर प्रिंट करा देगा ग्रेटेस्ट नंबर इक्वल्स टू, और m की जो भी यहां पर वैल्यू है 20, और उसके बाद रिटर्न 0। दैट मीन्स हमारा जो मेन फंक्शन है वो वैल्यू रिटर्न कर रहा है 0, और यहाँ पर हमारा मेन फंक्शन क्लोज हो गया। सो ये बेसिक वर्किंग होती है हमारे फंक्शन की। यहाँ पर ध्यान देने वाली बात यह है कि जो हमारे फॉर्मल पैरामीटर्स बने थे उनकी लाइफ तभी तक एग्जिस्ट करती है जब तक वो फंक्शन एग्जिस्ट करता है, और ये फंक्शन तभी कॉल करा गया है जब इस फंक्शन को, तभी ये फंक्शन रन हुआ है जब इस फंक्शन को हमने कॉल किया है। तो ये बेसिक फंक्शनैलिटी है हमारे फंक्शन की। हमें फंक्शंस की आखिर वैसे जरूरत क्यों पड़ती है? अभी आपने इसमें अगर ध्यान दिया होगा तो यहाँ पर हमारा कोड जो है, जो हमने मेन फंक्शन में लिखा, वो रिड्यूस हो गया। मान लीजिए मुझे सिर्फ यूजर से a और b की वैल्यू लेनी होती है और मुझे किसी भी प्रकार का उसका ये चेक नहीं करना है कि दोनों में से मैक्सिमम कौन सा है। तो अगर मुझे चेक ही नहीं करना है तो मैं इसे कॉल ही नहीं करूंगी और ये फंक्शन का कोड एग्जीक्यूट ही नहीं होगा। तो इससे हमारा कोड रिडंडेंसी रिड्यूस हो रही है। हमारा जो फंक्शन है वो मल्टीपल टाइम परफॉर्म होता है, जितनी बार परफॉर्म होगा वो तभी होगा जब वो कॉल करा जाएगा। दूसरी चीज, फंक्शंस की वजह से हमारा कोड मॉड्यूलर बन पाता है। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर एक और फंक्शन मुझे बनाना रहता इंट सम नाम का, और मैं वहां पर दो वेरिएबल्स बना दे रही हूं, इंट a और इंट b नाम का। ये डिक्लेरेशन हुआ। उस सम फंक्शन की डेफिनेशन यहां लिख देते हैं, इंट सम इंट a इंट b, और यहां पर इसकी हम रिटर्न करा रहे हैं वैल्यू रिटर्न a प्लस b, और यहां पर हम कहीं पर फंक्शन को कॉल कर रहे हैं। तो हम यहां पर फॉर एग्जांपल यहां पर हम कोड लिखेंगे cout sum इक्वल्स टू, और हम यहां पर फंक्शन कॉल कर रहे हैं तो हम यहां पे लिखेंगे sum, और अब यहां पर a और b हम पास कर देते हैं। तो ये जो a और b पास हुए हैं ये एक्चुअली ये वाले जो हमारे एक्चुअल पैरामीटर्स थे जो हमने मेन फंक्शन में डिफाइन करे थे, उनकी वैल्यूज पास हुई 10 एंड 20, और फिर जब ये कॉल होगा तब जाकर हमारे फंक्शन फिर से रन करेगा। तो अगर मान लीजिए हमारे पास एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है और उस प्रोजेक्ट को हमको छोटे छोटे हिस्सों में डिवाइड करना है, तो हम उन्हें छोटे छोटे फंक्शंस में डिवाइड कर सकते हैं और हम अलग अलग डेवलपर्स को वो फंक्शन बनाने के लिए दे सकते हैं। इससे हमारा काम और फास्ट हो पाएगा और एरर की संभावना कम हो पाएगी। दूसरी जो हमारी फंक्शंस की हमें क्यों जरूरत पड़ती है, क्योंकि फंक्शन हमें एब्स्ट्रैक्शन प्रोवाइड करता है। अब एब्स्ट्रैक्शन का मतलब क्या होता है कि जितनी जानकारी यूजर को दिखाने की जरूरत है या जितनी जानकारी दिखाने की जरूरत है वही दिखाई जाती है, उससे ज्यादा इंफॉर्मेशन नहीं दिखाई जाती है। तो यहाँ पर अगर हमने फॉर एग्जांपल अपने मेन फंक्शन को यहाँ पर कॉल किया है, आप जब सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज लिखते थे तो वहां पर प्रिंटफ फंक्शन का यूज करते थे जो कि एक लाइब्रेरी फंक्शन है। हम सिर्फ उस फंक्शन को कॉल कर देते थे, हम इस बात में परवाह ही नहीं करते थे कि उसका इंटरनल वर्किंग किस तरीके से है। तो यहाँ पर क्या हो पा रहा है, एब्स्ट्रैक्शन परफॉर्म हो पा रहा है। हमारी जितनी मतलब की जानकारी है हम वही देख पा रहे हैं, उससे ज्यादा हम नहीं देख पा रहे हैं। तो ये कुछ हमारे फंक्शंस की, हमें क्यों फंक्शन की जरूरत होती है, ये कुछ उसमें पॉइंट्स थे। अब हमारे पास फंक्शन के टाइप्स होते हैं। तो टाइप्स में हमारा पहला होता है बिल्ट इन फंक्शंस। बिल्ट इन फंक्शंस, या फिर इन्हें आप प्रिमिटिव फंक्शंस भी बोल सकते हैं, या फिर आप इन्हें लाइब्रेरी फंक्शंस भी बोल सकते हैं। दूसरा टाइप होता है हमारे पास यूजर डिफाइंड फंक्शन। बिल्ट इन फंक्शंस वो फंक्शंस होते हैं जो हमारी सी की लाइब्रेरी में ऑलरेडी
डिफाइंड है। जैसे हमने प्रिंटफ फंक्शन हुआ, हमारा स्कैनफ फंक्शन हुआ, हम यहाँ पर एरेज के लिए या स्ट्रिंग्स के लिए जो हम फंक्शंस यूज करते हैं, स्ट्रिंग कॉपी फंक्शन, स्ट्रिंग कैट फंक्शंस, ये हमने इस बारे में बहुत डिटेल में सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में पढ़ा था। तो आप वहां जाकर इसके ऊपर वीडियो जो सेपरेटली बनी है वो आप देख सकते हैं। दूसरा होता है हमारा यूजर डिफाइंड फंक्शंस। ये हमारा पार्ट था हमारे बेसिक सिंटेक्स का भी, जब मैंने आपको C++ और सी का भी बेसिक सिंटेक्स समझाया था, तो उसमें एक सेक्शन था हमारा, लास्ट सेक्शन, यूजर डिफाइंड फंक्शंस। तो ये सेक्शन होता है जो फंक्शंस हम एज ए यूजर्स डिफाइन करते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पर हमने मैक्स फंक्शन बनाया, ये हमने सम फंक्शन बनाया, ये दोनों ही फंक्शंस यूजर डिफाइंड है। इनकी वर्किंग, इनकी डेफिनेशन हम डिसाइड कर रहे हैं, हम डिफाइन कर रहे हैं, तो इसीलिए इन्हें कहते हैं यूजर डिफाइंड फंक्शंस। तो ये दो हमारे टाइप्स होते हैं। अब हमारे पास फंक्शंस में कैटेगरीज भी होती हैं। हमारे पास जो फंक्शंस में कैटेगरीज होती हैं वो कुछ इस प्रकार से होती हैं। पहली कैटेगरी होती है जिसमें हम यहां पर लिखते हैं नो रिटर्न वैल्यू एंड नो आर्ग्यूमेंट्स। नो रिटर्न वैल्यू एंड नो आर्ग्यूमेंट्स। इस लाइन का मतलब क्या हुआ, अगर कोई फंक्शन हम बनाते हैं और उस फंक्शन में ना ही हम कोई चीज रिटर्न करा रहे होते हैं, ना ही किसी प्रकार का आर्ग्यूमेंट पास कर रहे होते हैं, तो वो किस कैटेगरी का हो जाता है, नो रिटर्न वैल्यू एंड नो आर्ग्यूमेंट्स। अब यहां पर मैंने जब आपको स्टार्टिंग में एक फंक्शन सम फंक्शन बना के बताया था, तो वहां पर मैंने कुछ इस प्रकार से लिखा था, वॉइड सम, पैरेंथेसिस के अंदर कुछ भी हमने नहीं दिया था और यहां पर हमने उसकी डेफिनेशन लिखी थी। तो ये हो गया हमारा एग्जाम्पल, नो रिटर्न वैल्यू एंड नो आर्ग्यूमेंट। दूसरा हमारे पास जो सेट सिस्टम होता है, स्ट्रक्चर रहता है फंक्शन का, वो होता है विथ रिटर्न वैल्यू बट नो आर्ग्यूमेंट। अब इस वाले स्ट्रक्चर का मतलब ये हुआ कि हमारे पास अभी भी यहाँ पर आर्ग्यूमेंट नहीं है, लेकिन हम यहाँ पर कुछ वैल्यू रिटर्न करा रहे हैं, तो हम इसलिए वॉइड का यूज नहीं करेंगे। फॉर एग्जांपल यहाँ पर मैंने बनाया होता इंट a एंड b, a की वैल्यू होती 10, b की वैल्यू होती 20, मैं रिटर्न करा देती a प्लस b, और यहाँ वॉइड की जगह हम लिखते इंट। तो ये वाला जो हमारा अरेंजमेंट होता, स्ट्रक्चर होता, वो होता विथ रिटर्न वैल्यू बट नो आर्ग्यूमेंट। तीसरा जो हमारा अरेंजमेंट होता है हमारे पास, वो होता है हमारा नो रिटर्न वैल्यू एंड विथ आर्ग्यूमेंट। दैट मीन्स हमारा जो अरेंजमेंट है उसमें हमारे पास रिटर्न वैल्यू नहीं है लेकिन आर्ग्यूमेंट्स हैं। तो उस केस में अगर हम इस तरीके का बनाते हैं, हमारा void sum int a int b, और यहां पर हम डायरेक्टली इंट a और b बनाया हमने, तो यहां पर हमें इंट a और b फिर से डिक्लेयर करने की जरूरत नहीं है। हम a की वैल्यू 10 असाइन कर रहे हैं, b की वैल्यू 20 असाइन कर रहे हैं, और हम यहां पर सी आउट करा रहे हैं a प्लस b। तो यहाँ पर हम किसी भी प्रकार की कोई भी वैल्यू रिटर्न नहीं करा रहे हैं। तो ये फंक्शन जब भी कॉल करा जाएगा तो ये इनपुट, ये आउटपुट वहां पर कंसोल पे डिस्प्ले हो जाएगा। तो ये होता है हमारा अरेंजमेंट नो रिटर्न वैल्यू बट विथ आर्ग्यूमेंट। लास्ट अरेंजमेंट जो हमारे पास होता है वो होता है विथ रिटर्न वैल्यू एंड विथ आर्ग्यूमेंट। विथ रिटर्न वैल्यू और विथ आर्ग्यूमेंट का हमारा जो एग्जाम्पल है वो हमारे पास अभी यहीं पर लिखा हुआ है। ये वाला जो एग्जाम्पल है वो हमारे इसी स्ट्रक्चर का है, ये वाला जो एग्जाम्पल है ये भी हमारा इसी स्ट्रक्चर का है, जिसमें हमारे पास रिटर्न वैल्यू भी है, इसलिए हम यहाँ पे इंट का यूज करें क्योंकि वो एक रिटर्न करवा रहा है इंटीजर टाइप की वैल्यू। अगर फ्लोट टाइप की रिटर्न करा रहा होता तो फ्लोट लिखते। यहाँ पर हमारे पास फॉर्मल पैरामीटर्स भी है, हमने आर्ग्यूमेंट्स भी यहाँ पर बनाए हैं। तो ये हमारा अरेंजमेंट होता है विथ रिटर्न वैल्यू एंड विथ आर्ग्यूमेंट का।
यहाँ पर एक फंक्शन बनाने के चारों ही तरीके सही होते हैं। हमें कंफ्यूज नहीं होना है कि अगर मैम ने ऐसा बताया है तो इस तरीके से हमें वो फंक्शन बनाना है। चारों ही तरीके सही हैं, सभी टेक्निकली सही हैं, सभी सिंटैक्टिकली भी सही हैं, लॉजिकली भी सही है। लेकिन डिपेंड करता है कि आपके प्रोग्राम की क्या नीड है, उसके ऊपर, उस सिचुएशन पे डिपेंड करता है आप आपके फंक्शन को किस तरीके से स्ट्रक्चर करेंगे। तो ये था हमारा फंक्शंस का एक इंट्रोडक्शन, या फिर आप कह सकते हैं एक तरीके का रिवीजन। हमने फंक्शंस के ऊपर बहुत बढ़िया और वास्ट टॉपिक हमने अच्छे से एक्सप्लेन करा है सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के टाइम पर। हमने इसके लिए भी सेपरेट वीडियोस इन सभी कैटेगरीज के लिए बनाई हैं, तो आप वहां जाकर इन्हें अच्छे से देख सकते हैं ताकि आप आने वाले वीडियोस को अच्छे से समझ पाए सी प्लस प्लस प्रोग्राम के। तो चलिए हम इस प्रोग्राम को एक बार कंपाइल करके देख लेते हैं क्या ये प्रोग्राम सही है कि नहीं है। अब हम हमारा प्रोग्राम यहाँ पर एक बार लिख के देख लेते हैं ताकि हमें समझ आए कि हमारा जो फंक्शन का प्रोग्राम है उसमें कंपाइलेशन किस तरीके से वर्क करता है और कंपाइलर का कंट्रोल किस तरीके से वर्क करता है, डेटा फ्लो किस तरीके से होता है। हम यहाँ पर सबसे पहले हमारी हेडर फाइल्स को इंक्लूड कर देते हैं। इंक्लूड iostream.h, दूसरी हेडर फाइल है हमारी conio.h। अब हम यहाँ पर हमारे फंक्शन को डिक्लेयर करेंगे। तो हमारा फंक्शन था मैक्स फंक्शन, तो हम इंट मैक्स, जिसमें हमने डिक्लेरेशन के अंदर दो वेरिएबल्स हमने फॉर्मल पैरामीटर्स बनाए थे, सो इंट एक्स, इंट वाई। अब हम यहाँ पर हमारा मेन फंक्शन बनाएंगे। तो मेन फंक्शन के अंदर हमने दो वेरिएबल्स बनाए थे ए एंड बी, और उनकी वैल्यूज हम यूजर से स्कैन कर लेते हैं। हम यहाँ पे लिख देते हैं इस तरीके से सी आउट, एंटर दी टू नंबर्स, और यहाँ पर हम सी इन करते हैं, जिसमें हम ए एंड बी की वैल्यू यहाँ पर यूजर से स्कैन कर रहे हैं। उसके बाद अब हम यहाँ पर एक वेरिएबल बना रहे हैं m, जिसमें हम, या फिर आप वेरिएबल का नाम मैक्स भी रख सकते हैं, बट आप मैक्स ना ही रखें तो अच्छा रहेगा क्योंकि मैक्स हमारे फंक्शन का भी नाम है। तो हम m रखते हैं नाम, जिसमें हम मैक्स फंक्शन को कॉल कर रहे हैं। कॉल करते टाइम हम यहाँ पर दो एक्चुअल पैरामीटर्स पास कर रहे हैं, a एंड b। देन हम सी आउट करा रहे हैं ग्रेटेस्ट नंबर इक्वल्स टू m, तो गेट ch रिटर्न 0। अब हमारे फंक्शन को हम डिफाइन करते हैं यहाँ पर। तो इंट मैक्स, इंट x, इंट y, और यहाँ पर हम कर रहे हैं if x is greater than y, return x, else return y। चलिए इसको सेव कर देते हैं और अब इसे कंपाइल करते हैं। अब इसे रन करते हैं। सो आई एंटर टू नंबर्स 2 and 3, ग्रेटेस्ट नंबर इक्वल्स टू 3। तो हमारा फंक्शन यहाँ पे प्रॉपरली वर्क कर रहा है। यहाँ पर कुछ चीजें ध्यान रखने की जरूरत है। आपने अगर यहाँ पर डेफिनेशन लिखी है मेन फंक्शन से पहले, तो आप देखिए अगर मैंने यहाँ पर डेफिनेशन लिखी, इसको मैं यहाँ से कट करती हूँ और यहाँ पर मैं इसे इंसर्ट कर देती हूँ, और अब मैं इसे कंपाइल करती हूँ, तब भी कोई एरर नहीं है। और अब इसे रन करती हूँ, 2 and 3, ग्रेटेस्ट नंबर इक्वल्स टू 3। तो अभी भी हमारा फंक्शन सही चल रहा है। तो आप फंक्शन कहीं भी डिफाइन कर सकते हैं, लेकिन आप अगर फंक्शन यहाँ डिफाइन कर रहे हैं तो आपको डिक्लेरेशन देने की जरूरत नहीं है। मैं आपको कंपाइल करके दिखाती हूँ एंड देन रन करके दिखाती हूँ। 2 and 3, ग्रेटेस्ट नंबर इक्वल्स टू 3। बट अगर आपने फंक्शन का यूज यहां पर ना करते हुए
जैसे हमने इनिशियली करा था उस तरीके से नीचे करा है, और अगर ऊपर डिक्लेरेशन नहीं दिया है तो उस केस में क्या होगा आप देख लीजिए। मैं यहाँ पर इसे कंपाइल करती हूँ। एरर आ गया एक, और वो एरर है फंक्शन मैक्स शुड हैव अ प्रोटोटाइप। प्रोटोटाइप मतलब डिक्लेरेशन आप बोल सकते हैं कि मैक्स फंक्शन का एक पर्टिकुलर डिक्लेरेशन या प्रोटोटाइप होना चाहिए। दैट मीन्स अगर आपने पहले डेफिनेशन लिखी है तो मेन फंक्शन को ओके है, बट अगर पहले नहीं लिखी है तो ओके नहीं। आप यहाँ पर आपके फंक्शन को कहीं भी डिफाइन कर सकते हैं, बट आप उसका डिक्लेरेशन आपको एडवाइस करा जाएगा कि प्रोटोटाइप पहले ही लिख दीजिए। तो उससे क्या होगा, हमारा किसी भी प्रकार का कोई भी एरर नहीं आएगा। देखिए वो एरर यहाँ पर खत्म हो गया है। यहाँ पर हमने इसे नो विथ रिटर्न वैल्यू और विथ आर्ग्यूमेंट बनाया था। आप चाहें तो हमारा जो दूसरा स्ट्रक्चर है विदाउट रिटर्न वैल्यू विथ आर्ग्यूमेंट वो भी बना सकते हैं। हम यहाँ पर सिर्फ इसको कर देंगे वॉइड, और यहां पर हम रिटर्न करने की जगह पर प्रिंट करा देंगे वैल्यू सी आउट ग्रेटेस्ट नंबर इक्वल्स टू, और हम यहां पर प्रिंट करा देंगे एक्स को। और यही चीज हम फिर से प्रिंट कराएंगे एल्स पार्ट पर y के लिए। और यहां पर हम, क्योंकि अगर कोई वैल्यू रिटर्न होती तो उसे असाइन करते, बट यहाँ तो कोई वैल्यू रिटर्न हो नहीं रही है तो हमें उसे असाइन करने की जरूरत नहीं है। हम यहाँ पर उसे सिंपली कॉल कर सकते हैं इस तरीके से। ये कॉलिंग का भी एक अलग तरीका हो गया हमारा। हम यहाँ लिख देंगे मैक्स, और उसे हम आर्ग्यूमेंट पास कर देंगे ए एंड बी। और यहाँ हमारा प्रोटोटाइप में भी रिटर्न टाइप चेंज हो जाएगा, इसीलिए वॉइड। तो अब इसे कंपाइल करते हैं, नो एरर्स, और रन करते हैं। सो 2 and 3 ग्रेटेस्ट नंबर इक्वल्स टू 3। सो मैंने आपको यही बताया था कि आप कैटेगरी जो हमने स्ट्रक्चर्स जो है हमारे फंक्शंस का, उसको आप किसी भी प्रकार का लिख सकते हैं। नो रिटर्न वैल्यू, नो आर्ग्यूमेंट, विथ रिटर्न वैल्यू, नो आर्ग्यूमेंट, नो रिटर्न वैल्यू विथ आर्ग्यूमेंट, एंड विथ रिटर्न वैल्यू विथ आर्ग्यूमेंट। इन चारों तरीके से आप बना सकते हैं। उसमें आपके आउटपुट में कोई डिफरेंस नहीं आएगा। बस आपके प्रोग्राम की क्या डिमांड है, सिचुएशन की क्या डिमांड है, उस पर डिपेंड करता है। अगर हमने यहाँ पर अभी 2 देख लिए हैं, अगर हम यहाँ पर नो रिटर्न नो आर्ग्यूमेंट विथ रिटर्न वैल्यू कराते तो उस केस में किस तरीके से होता हमारा, हम यहां पर ना बनाते हुए हमारे वेरिएबल्स को हम इस पूरी जानकारी को यहां पर लिखते कुछ इस प्रकार से, और यहां पर हम 2 वेरिएबल्स बना देते इंट x एंड y, क्योंकि हमने उन्हीं का उपयोग करा है यहाँ पर। और हमने उन्हीं की वैल्यूज यूजर से स्कैन कर ली। तो यहाँ पर हम cn में b की जगह पर y एंड x a की जगह पर x का यूज करेंगे। और यहाँ पर जब हम इसे कॉल करते, क्योंकि कोई वैल्यू रिटर्न नहीं कर रहा है तो इस तरीके से हम कॉल करते, और एक वेरिएबल में उसकी वैल्यू या तो हम कर सकते थे या तो हम डायरेक्ट सी आउट में इस तरीके से प्रिंट करा सकते थे ग्रेटेस्ट नंबर इक्वल्स टू मैक्स। हमने मैक्स को कॉल कर दिया, और यहां पर प्रिंट कराने की जगह पर हम वैल्यूज रिटर्न कर सकते हैं डायरेक्ट। तो रिटर्न एक्स, एंड देन यहां पर हम रिटर्न करवाएंगे रिटर्न वाई। चलिए इसे कंपाइल करते हैं। ओके, हमने प्रोटोटाइप चेंज नहीं करा था, तो प्रोटोटाइप में भी हम दोनों आर्ग्यूमेंट्स हटा देते हैं। तो इसे कंपाइल करेंगे। वन मिनट, मैक्स। ओके, हमने प्रोटोटाइप में अभी भी इंट चेंज नहीं करा है। रिटर्न वैल्यू जो हो रही है, रिटर्न टाइप यहाँ लिखेंगे इंट। अब कंपाइल करेंगे, नो एरर्स, और रन करेंगे। 2 and 3 ग्रेटेस्ट नंबर इक्वल्स टू 3। तो हमने दूसरा अरेंजमेंट भी देख लिया और उसमें भी रिजल्ट हमारा सेम आ रहा है।
लास्ट अरेंजमेंट हमारा वही बचा है, नो रिटर्न वैल्यू एंड नो आर्ग्यूमेंट। तो यहां पर हम सिंपली इस तरीके से लिख देंगे void, और यहां पर हम रिटर्न ना कराते हुए लिख देंगे cout greatest number equals to x, और सेम स्टेटमेंट हम y के लिए लिख देंगे एल्स पार्ट में। तो यहां पर y के लिए लिख दिया हमने सेम वैल्यू, सेम स्टेटमेंट, और ये स्टेटमेंट हम यहां से हटाते हुए सिंपली मैक्स को कॉल कर देंगे। तो मैक्स, अब हम इसे कंपाइल करते हैं और अब रन करते हैं। 2 and 3 ग्रेटेस्ट नंबर इक्वल्स टू 3। तो हमारा अरेंजमेंट किसी भी प्रकार का हो, हमारा स्ट्रक्चर किसी भी प्रकार का हो, फंक्शन को अगर आपने अपने दिमाग से आपका जो क्वेश्चन है उसके अनुसार लिखा है तो आपको आउटपुट सही मिलेगा। तो ये था हमारा डेमोन्स्ट्रेशन फंक्शंस के ऊपर C++ में। हमारा डिटेल्ड वीडियो इस टॉपिक पर बहुत अच्छा C में बना है, आप वहां जाकर उसे अच्छे से देख सकते हैं।